हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम विस्तृत से या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो एक अनूठे संविधान, जो हमारा भारत संविधान है वो एक अनूठा या अलग संविधान है हर देश से। मेरा कहने का मतलब है कि इस जैसा कोई और संविधान आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी अनेक विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जो विश्व के सभी देशों के संविधान से अलग अलग पहचान बनाती है या अलग अलग देशों से ली गई है। हमारे संविधान का निर्माण किया गया था उस टाइम कुल 60 देशों के संविधान से जो अलग अलग विशेषताएं प्राप्त की गई थी या स्रोत प्राप्त किए गए थे। तो 60 देशों से मिलाकर हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं बन गई हैं हमारे संविधान की। तो हम एक एक करके इन विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फीचर्स देख लेते हैं, फर्स्ट विशेषताएं। तो फर्स्ट है विशाल एवं विस्तृत संविधान। विशाल एवं विस्तृत संविधान। विशाल एवं विस्तृत संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये आप सभी को पता ही होगा। जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा, विशाल में सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, ब्रॉड है, क्योंकि इसमें जो सेंटर है, सेंटर और स्टेट, सेंटर एंड स्टेट दोनों सरकार हैं, सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों का गठन किया गया है। और इनकी जो पावर है, पावर का भी जो स्पष्ट वर्णन किया गया है संविधान में हमारे। तो इसलिए जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा है। और क्यों आपको पता लग गया कि क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों के जो अलग अलग ही इनका गठन किया गया है और अलग इनकी पावर है, तो इसलिए हमारा संविधान है जो या विशाल है या बड़ा है। तो भारत के जो मूल संविधान है, भारत का मूल संविधान में कुल आर्टिकल की बात करें, जब संविधान बनाया गया था तो उस टाइम मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395, 395। और शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल्स जो अनुसूचियां बोलते हैं हम, अनुसूचियां थी 8। और पार्ट कितने थे, भाग कितने थे? वो थे 22। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो है आर्टिकल तो हम लास्ट वाले ही गिनेंगे, 395 ही। और शेड्यूल है जो 12 है और जो पार्ट है वो 22 ही है। वैसे इनके सब पार्ट बना दिए गए हैं, परंतु हम इनको जो आर्टिकल 395 ही गिनेंगे। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि आर्टिकल कितने हैं तो हम यही इसी पे टिक करेंगे। अगर पूछे कि शेड्यूल कितने हैं तो 12 और पार्ट पूछे तो 22। अब जो आर्टिकल तो 395 है, शेड्यूल जो 8 थे पहले और अब 12 हैं, तो 4 कौन कौन से ऐड कर दिए गए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल है जो 8 तो थे ही पहले, 9वां शेड्यूल, 9वीं अनुसूची कब शामिल की गई थी? इस 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान में। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 को। 1951 में जो 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी या जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची वैसे ही थी किसके बारे में? ये थी भूमि सुधार के बारे में। वैसे हम सूचियों के बारे में आगे अनुसूचियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, परंतु मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ साथ साथ में। भूमि सुधार से संबंधित थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची, इसको कब शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची है वो 52वें
अमेंडमेंट हुई थी, 52वीं अमेंडमेंट कब हुई थी? 1985 को, 1985 को। तो 10वीं अनुसूची किसके संबंधित थी? तो ये थी दल बदल से, दल बदल से संबंधित थी। दल बदल से संबंधित, बदल मीन्स क्या होता है कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी में चले जाना। और आगे आती है थर्ड अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? ये हुई थी 73वीं अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट द्वारा। और इससे जो ये अमेंडमेंट हुई थी 73, वो कब हुई थी? 1992 को, 1992 को। तो 11वीं अनुसूची में क्या था? ये था पंचायत से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित थी 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची जो शामिल की थी, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 74वीं 74 अमेंडमेंट हुई थी। और कब हुई थी? 1993 को। और ये किससे संबंधित थी? नगर पालिका से, नगर पालिका से, नगर पालिका से संबंधित थी 12वीं अनुसूची। तो जो हमारे संविधान के जो भाग या आर्टिकल हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल या हमारे जो भाग हैं उनमें मूल संख्या में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 395 आर्टिकल है तो 395 ही अब रहेंगे। और पार्ट जो 22 है तो अब भी 22 ही हैं। किंतु जैसे आज भी लास्ट आर्टिकल इतने ही हैं, किंतु जो अगर हम इनकी काउंटिंग करें, काउंटिंग के हिसाब से जो वर्तमान में आर्टिकल हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 470 से भी ऊपर है, 470 के लगभग है। और जो भाग है वो 26 के आसपास है। तो हम इसे मानेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये आगे सब पार्ट में आ जाता है और ये आर्टिकल भी सब पार्ट में। ये हम जो एग्ज़ाम में इसी पे टिक करेंगे, तीनों पे, आर्टिकल 395, अनुसूची 12 और भाग या पार्ट 22। अब हम सेकंड जो विशेषता की बात करते हैं। सेकंड विशेषता है लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान। लिखित संविधान जो संविधान है वो लिखित और अलिखित दोनों ही हो सकता है। तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है। और जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसे आप सभी को पता होगा। ब्रिटेन का संविधान है जो वो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित है। तो उनका जो संविधान है वो एक रूढ़िवादी है। वो उनका संविधान अलिखित है या अनरिटन है। ब्रिटेन का जो संविधान है अनरिटन है और हमारा जो भारत का संविधान है वो रिटन है। तो इसी तरह जो हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है? लिखित संविधान। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो संविधान किस देश के द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट टाइम संविधान अमेरिका द्वारा लिखा गया था। अमेरिका द्वारा लिखा गया था। और अमेरिका से ही हमने लिखित संविधान की कॉपी की थी। लिखित संविधान की कॉपी हमने कहाँ से की है? अमेरिका से। आगे हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है उद्देशिका की शब्दावली। थर्ड पॉइंट है उद्देशिका की विशेष शब्दावली। तो विशेष शब्दावली के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने उद्देशिका के अंदर जो शब्दावली है वो कर ली है। तो अब हम इसके बारे में दोबारा कर लेते हैं।
तो विशेष शब्दावली कौन सी है जो प्रस्तावना में दिया गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ये जो विशेष शब्द हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट है संप्रभुता संपन्न, मीन्स सब कुछ जो जनता के हित के लिए, भारत की जनता ही सब कुछ है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी। थर्ड है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। फोर्थ है जो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, सॉरी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और फिफ्थ पे आता है गणराज्य, गणराज्य। तो ये जो उदेशिका की विशेष शब्दावली है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये कब इसमें संविधान में ऐड की गई थी, कौन से संशोधन के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करें संप्रभुता संपन्न। तो फर्स्ट का जो अर्थ है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर लगा के। फर्स्ट संप्रभुता संपन्न, इसका शब्द है इंग्लिश में हमें इस कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण। तो ये जो है इसका मीनिंग हम देखें तो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, मीन्स इंडिया आज़ाद है। ये किसी के भी अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ये विदेश में हो या कोई व्यापार करने में, कोई भी नीति बनाने में एकदम स्वतंत्र है, किसी के भी अधीन नहीं है। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र हैं। तो स्वर्ण शब्द जो संविधान में कब जोड़ा गया था, कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 1947 को। स्वर्ण शब्द है जो वो 15 अगस्त 1947 को ऐड किया गया था। सेकंड पे आता है समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी को इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का शब्द क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भेदभाव नहीं करना। कोई भी समाज में है, कोई भी किसी का भी पद हो या कोई नौकरी में या कोई फैक्ट्री में, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, सभी को समानता से देखना। एक तो भेदभाव के बारे में है समाजवादी। ये शब्द कब जोड़ा गया था संविधान में? हमने पीछे पढ़ा था उदेशिका में, तो ये शब्द शामिल किया गया था जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 1976 को। तो ये 1976 को शामिल किया गया था समाजवादी शब्द। थर्ड पॉइंट आता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसका क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष मीन्स रिलीजन्स, रिलीजन्स, रिलीजन मीन्स जो धर्म के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी को भी कोई रोक नहीं है, कोई भी धर्म अपना सकता है, अपना सकता है। आपको पता ही होगा कि हमारा एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए हमारा जो भारत है एक धर्म निरपेक्ष है। किसी के साथ भी कोई धर्म के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को अपनी मर्जी से ही धर्म अपनाने की छूट है। तो धर्म जो पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल किया गया था संविधान में, वो किया गया था, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान कब संशोधन कब हुआ था? 1976 को। फोर्थ पे आता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द कब यूज़ किया गया था? सबसे पहले इसका मीनिंग है कि सभी लोगों को
लोगों को आज़ादी हो, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का, ये इनका जो अर्थ है। और ये शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लोकतांत्रिक शब्द डेमोक्रेसी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जो रिपब्लिक है, 5th पे आता है रिपब्लिक या गणराज्य। इसका अर्थ होता है कि जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति है तो वो हमारे द्वारा या जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ना कि वो वंशानुगत, जैसे उनके कोई बेटा हो गया या उनका पोता हो गया, वो ऐसे नहीं होता। हमारे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट या कोई हेड होता है हमारे भारत का, तो वो इलेक्ट होता है, ना कि वंशानुगत, जैसे उनका बेटा वगैरह कोई नहीं बनता। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है इलेक्ट होके। तो रिपब्लिक इसमें हो गया इलेक्टेड हेड, नो हेरिडिटी। तो इसका आप समझ जाएंगे। तो ये शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये शब्द हो गए उद्देशिका की विशेष शब्दावली। अब हमारा 4th पॉइंट आता है। 4th पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4th पॉइंट हमारा आता है, 4th पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जाती है। 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। तो 2 प्रकार की कौन सी होती है? 2 प्रकार की। तो फर्स्ट तो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो पहले हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है? ये इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका को जो रियल हेड होता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है यहाँ पे, उसी तरह राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होना, पीएम की जगह पे, जैसे कार्यपालिका की शक्ति उनके हाथ में होती है, जैसे वो कहेंगे वैसे ही उनकी नीति बनाने की या पॉलिसी, विदेश में जाने की, सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये शासन प्रणाली कहाँ पे लागू है? मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ थोड़ा सा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है? राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति। तो ये प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में लागू है। अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति है या जो बाइडेन है या कोई भी हो, डोनाल्ड ट्रंप है, उनके हाथ में शक्ति होती है सभी कुछ वही नीति बनाते हैं। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ही लागू है। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कौन सी होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बिल्कुल उल्ट होती है। जैसे इसमें राष्ट्रपति हेड होता है, तो इसमें पीएम हेड होता है। पीएम के हाथ में जो सारी शक्ति होती है, जो मिनिस्टर होते हैं उनसे मिलके जो मिनिस्टर का जो हेड होता है पीएम, तो उनके हाथ में सारी शक्ति होती है। और जो इसमें जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो एक नामात्र का ही मुखिया होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? नामात्र का मुखिया होता है, मुखिया। और इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के साथ हाथ में सारी शक्ति होती है। तो ये इसमें अंतर है। तो संसदीय शासन प्रणाली आप सभी को पता है कि हमारे जो भारत में लागू है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो भारत ने ली कहाँ से थी? वो ली थी ब्रिटेन से ली थी। ब्रिटेन में भी इसी तरह की संसदीय शासन प्रणाली लागू है जैसे हमारे भारत में है।
अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार, 5th पॉइंट हमारा है मूल अधिकार। ये हमारे संविधान की जो विशेषताएं कर रहे हैं मूल अधिकार के बारे में। आगे हम मूल अधिकार के बारे में या कुछ ये टॉपिक आता है तो आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो मूल अधिकार जो कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में, मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ, आप कॉपी में नोट बना लीजिए क्या कि कहाँ से ये मूल अधिकार लिए गए हैं। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार के बारे में है। मूल अधिकार 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। और जो भाग कौन सा है, भाग या पार्ट 3 है, अपने जो भाग 3 है वो अपने नागरिकों के लिए, भाग 3 के अंदर जो भाग 3 है वो अपने नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। 6 मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हमारे, 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो अगर हम बात करें कि मूल अधिकार के जो इसे रद्द किया जा सकता है या इनको कानून की कोई विरोध हो तो इसको क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई भी स्टेट मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून बनाते हैं कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना रही है सरकार, तो जो न्यायपालिका होती है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है। जैसे जो स्टेट होती है वो कोई बिल बनाती है तो वो पहले जो हाई कोर्ट होती है उसमें रिपोर्ट देंगे, वो चेक करेंगे। अगर वो जो मूल अधिकार के बारे में विरुद्ध है तो उसे रद्द कर देगी, अशून्य घोषित कर देगी जो हमारी हाई कोर्ट है। तो इस तरह जो न्यायपालिका है हमारी, तो वो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती हैं। किंतु जो मूल अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मूल अधिकार है जो एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स इसका अर्थ होता है कि ये मूल अधिकार है वो हर टाइम लागू नहीं रह सकते हैं, कि हम इसे कोई आपातकाल हो तो इसे हम जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटा भी दिया जाता है कि इसमें मूल अधिकार है, वो नहीं लागू रहेंगे। तो राज्य द्वारा लोकहित के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है मूल अधिकार के बारे में, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है। तो जैसे संविधान द्वारा नागरिकों को जो 7वां मूल अधिकार था, कौन सा, 7वां मूल अधिकार, मूल अधिकार 7वां मूल अधिकार कौन सा था, 7वां मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को जो संविधान का जो मूल अधिकार खत्म करके इसे लीगल राइट बना दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट है ये जो था, ये भाग 3 में था संविधान। जो 7वां मूल अधिकार है पहले कौन से 3rd भाग में था, और इसे अब हटाकर आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 300A है इसका, लीगल राइट बनाकर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बनाकर आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। अगर हमें पूछे कि लीगल है जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो 300A है, शामिल कर दिया गया था, गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें लीगल अधिकार क्यों बना दिया गया था, लीगल राइट, क्योंकि जो लोग पहले थे, लोग क्या करते थे, कोई भी ज़मीन पड़ी है खाली तो उस पर अपना कब्जा कर लेते थे, और वो उनका जो मूल अधिकार होता था कि उनको कोई भी रोक नहीं सकता था कि आपने यहाँ पे ज़मीन को कब्जे में क्यों की है। तो इसीलिए सरकार को ये मूल अधिकार हटाना पड़ा और इसे लीगल राइट बना दिया गया, ताकि वो किसी के नाम होगी तो
कब्जा नहीं कर पाएंगे लोग। अब हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट आता है। सिक्स पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी शॉर्ट में। तो डीपीएसपी जो सबसे पहले बात आती है कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के संविधान में शामिल किया गया है आयरलैंड से। तो संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 और अनुच्छेद या आर्टिकल है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि ये कुछ पवित्र जो नियम होते हैं या कोई कुछ पवित्र जो राज्य के लिए कुछ पवित्र जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, तो जो स्टेट होती है, स्टेट का जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री या तो उसके द्वारा जनता के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी कानून बनाए जो मुख्यमंत्री, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे ताकि जो जनता का कल्याण हो सके। ये हमारे जो ऐसा नहीं है कि न्यायालय द्वारा ये लागू करवाया जाता है, जो राज्य की अपनी मर्जी है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल इसको करे या ना करे, परंतु इसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए कोई भी जो नियम बनाए या कोई कानून बनाए। तो वैसे तो कल्याण के जनता के कल्याण के लिए राज्य को ये नीति निर्देशक तत्व अपनाना ही चाहिए। तो इसके बारे में डीपीएसपी के बारे में एक जो जी ऑस्टिन है, अर्थशास्त्री है जी ऑस्टिन, इन्होंने कहा है डीपीएसपी को क्या कहा है, डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा है, राज्य की आत्मा कहा है। किसने? जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा है। तो 7 पॉइंट हमारा आता है नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान में तो नहीं थी, जो मूल संविधान में नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थी, परंतु बाद में जो मूल या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक समिति बैठी थी, समिति बनाई गई थी। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये किससे संबंधित थी? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित, मूल कर्तव्य से संबंधित। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, तो ये समिति, इस समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 1976 को संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें जो भाग हमारा 4th है, 4th भाग 4 के जो आगे सब पार्ट बना दिया गया था 4th ए, और आर्टिकल बना दिया गया था 51 ए। इसमें 4th ए और 51 ए में जो मूल ड्यूटीज शामिल की गई थी, तो मूल ड्यूटीज शामिल की गई थी, तो इसमें कुल कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई थी? सबसे पहले तो 10 जो ड्यूटीज फंडामेंटल जो ड्यूटीज शामिल की गई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सबसे पहले इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज को आगे कुछ टाइम बाद
बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल की गई। कब की गई थी? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वीं ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, वो शामिल की गई थी संविधान में। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके क्या लिखा था इसमें? तो 11वीं में लिखा था, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रदान करवाने की जो ड्यूटी है वो किसकी है? माता पिता के, बच्चों के माता पिता या संरक्षण की। तो बच्चों के जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो ड्यूटी है वो किसको सौंपी गई थी? वो बच्चों के पेरेंट्स को या फिर गार्डियन को। इन दोनों में से कोई भी जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो एजुकेशन की जो जिम्मेवारी है वो संभालेंगे। तो ये 11वीं अनुसूची में 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो शामिल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो 11वीं ड्यूटी शामिल की गई थी वो कब की गई थी? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंदर। और नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में जो समिति कौन सी थी? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जो मूल कर्तव्य के भाग कौन सा है? तो 4th A है। आर्टिकल कौन सा है? 51 A है। तो ये सब जो आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 8th पॉइंट हमारा आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। 8th पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो संघात्मक संविधान में सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में जो कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो उस टाइम उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट के संरक्षण का भी दायित्व होता है न्यायपालिका पर। और इसलिए जुडिशरी का आज़ाद और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो जो संविधान का संरक्षण कौन करेगा? तो इसीलिए इसे स्वतंत्र रखा गया है। इस जो संविधान है न्यायाधीशों को नियुक्ति, वेतन या कोई भी पद से हटाए जाने से संबंधित जो स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं संविधान में न्यायपालिका के बारे में, ताकि जो सरकार है, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का जो न्यायपालिका पर दबाव ना डाला जाए। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसी के द्वारा जो संविधान में जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण किया जाता है। अगर कोई सेंटर और स्टेट में कोई आपस में झगड़ा होता है वो भी ये स्वतंत्र न्यायपालिका ही निपटाती है। और कोई भी जो वेतन होते हैं या इनका वेतन भत्ता और पद को हटाने से संबंधित जो संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि इनकी कोई भी इनके ऊपर कोई भी दबाव न डाला जा सके या हस्तक्षेप न किया जाए कोई किसी की तरह। तो ये था इस स्वतंत्र न्यायपालिका। 9th पॉइंट पे आता है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स संविधान जो कठोर और लचकीला है। हमारा जो संविधान है जो इसमें संशोधन की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। संविधान संशोधन करना हो तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, कठोर भी हो सकता है संशोधन और लचकीला भी हो सकता है।
तो इसका अर्थ है जी, जो जिस संविधान में की प्रक्रिया जो जटिल होती है कि जो विशेष बहुमत हो, आधे राज्यों का भी बहुमत प्राप्त हो या सहमति हो, तो इस तरह का जो विशेष बहुमत है वो एक कठोर वो जो संशोधन है। और जो लचीला संशोधन है वो इस तरह आता है कि आसानी से जो संशोधन हो जाता है। तो इसलिए हमारा संविधान क्या है, अर्ध कठोर है या आंशिक कठोर है, आंशिक कठोर और आंशिक लचकीला। तो दोनों ही प्रकार के हैं, कठोर भी हैं, आधा कठोर भी हैं और आधा लचकीला भी है। कुछ संविधान संशोधन कठिन होते हैं संशोधन, और कुछ आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी संविधान में, कोई और देश के संविधान में ऐसा कोई नहीं है। हमारा संविधान ही है जो कठिन और आधा लचीला है। तो आगे हम बात करते हैं 10th पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता 10th पॉइंट है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो है विचार कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का, जिसे इंग्लिश में एकल नागरिकता को सिंगल सिटीजनशिप भी कहते हैं। तो संघात्मक संविधान द्वारा जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, जिसे फर्स्ट सेंटर और सेकंड स्टेट की। संघात्मक शासन जो संविधान होता है उसमें सेंटर की अलग होती है और एंड स्टेट की अलग नागरिकता होती है, उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो यह सिस्टम जो अमेरिका में लागू है, सेंटर और स्टेट की जो अलग अलग नागरिकता प्राप्त करना, कहाँ पे लागू है, अमेरिका में। परंतु हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान को द्वारा जो भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकल नागरिकता अपनाई गई है। सभी को एक ही नागरिकता, मीन्स जो सेंटर या स्टेट की अलग अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का है, कोई स्टेट का है, तो उसको भारत की ही नागरिकता मिलेगी, ऐसे नहीं कि स्टेट की अलग मिल जाए। क्योंकि जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, स्टेट से के समूह से ही भारत बनता है, इसीलिए हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बात करें तो हमारा संविधान जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान ही है, क्योंकि ये बड़ा भी है और कि इसी अंदर हमारे जो व्यक्तियों के लिए या मूल अधिकार संबंधित कुछ बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं हमारे अधिकारों के संबंधित। तो हमारा संविधान जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सरकार की जो सभी अंग हैं इसी से अपनी जो पावर प्राप्त करते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट होती है वो इस संविधान से ही पावर प्राप्त करती हैं। इसमें लिखा होता है कि ये शक्ति इसको है, ये शक्ति इसको है। तो हर देश का जो डिफरेंट सिस्टम होता है, जिसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ पे है, भारत में। और ब्रिटेन में किस तरह की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता। संसद को ध्यान में रखा जाता है और हमारे संविधान को ध्यान में रखकर ही कोई कानून या बनाया जाता है, या इसी को हम अपनाते हैं संविधान को। तो ब्रिटेन में संसद को अपनाते हैं। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका में किस चीज़ की सर्वोच्चता है, तो वहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायपालिका की, या सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ पे, अमेरिका में। तो संविधान की सर्वोच्चता तो हमारे भारत में है, संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता कहाँ पे है, ब्रिटेन में, और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कहाँ पे है, अमेरिका में। तो ये अलग अलग जो सर्वोच्चता के बारे में दिया गया है। आगे हम पॉइंट करेंगे, 12 पॉइंट हमारा आता है, 12 पॉइंट है हमारा
आपातकालीन प्रबंध, आपातकालीन प्रबंध, ये हमारे संविधान की एक विशेषता है, आपातकालीन प्रबंध। अगर कोई जो सशस्त्र विद्रोह हो या कोई राज्य में, हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगानी हो या कोई वित्तीय आपातकाल लगानी हो, तो वो तीनों ही इसमें संविधान में हमारे उल्लेखित है या दिए गए हैं, जिसके आर्टिकल भी अलग अलग है, अलग अलग इनकी प्रक्रिया है। तो आपातकालीन के बारे में प्रबंध किए गए हैं हमारे संविधान में। 13 पॉइंट आता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है? जो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये तो आप सभी को पता है। तो संसद प्रणाली में जो सरकार का गठन जनता के द्वारा ही किया जाता है, तो जनता के द्वारा किया जाता है, तो उसके जो इलेक्ट होते हैं, कोई भी मेंबर उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं, तो वो किनके द्वारा? वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया है। इसके आधार पर ही जो चुने जाते हैं उम्मीदवार। तो वयस्क मताधिकार जो एक हमारा वोट देने का एक मूल अधिकार है, या हम जो इनको वोट देने हैं तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो मूल संविधान में इनकी वोट देने की आयु कितनी थी? वोट देने की आयु थी 21 वर्ष। 21 वर्ष मूल संविधान में वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। परंतु बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये हुआ कब था? ये हुआ था 1989 को। 1989 को इसमें क्या कहा गया था? 1999 को जो हुआ था, तो आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326 में जो संशोधन करके जो वोटिंग की जो मिनिमम एज है, वो आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। और इसमें जो वोट देने की आयु है, वोट देने की आयु वो कितनी कर दी थी? घटाकर 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो ये जो है संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है। वोटिंग देने का जो अधिकार है वो 18 साल किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या 1989 को। तो आर्टिकल कौन सा है इसका? 326 में। तो अगर हम मतदान या वोट देने के अधिकार की बात करें, तो वोट देने का अधिकार सभी को है, बिना भेदभाव किए। कोई भी ऐसा नहीं कि ये गरीब है या ये अमीर है वोट नहीं दे सकता, नहीं, ये सभी को बराबर अधिकार है वोट देने का। किंतु अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, वोट कब नहीं दे सकता? अपवाद है इसमें, कुछ अपवाद या कुछ नियम है जब वह वोट नहीं दे सकता। तो वोट कब कब नहीं दे सकता? फर्स्ट पॉइंट है कि अगर वो मिसबिहेवियर है या मिसबिहेवियर है, उसकी मानसिक स्थिति जो सही नहीं है। और सेकंड पे आता है जो भारत का नागरिक नहीं है भारत का। और थर्ड पॉइंट भी आता है अगर वो अपराधी है तो वो मताधिकार से वंचित किया जा सकता है या उसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जा सकता है। तो ये थे वयस्क मताधिकारी के बारे में। और हमारा ये जो टॉपिक है, जो संविधान की विशेषताएं, ये यहीं पर संपन्न होता है या यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने जो विशेषताएं संविधान की है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।